Hello everyone, welcome again on the digital platform of the Toolbox. So हम लोगों ने मशीन का बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर बेसिकली ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करके सिंक्रोनस मशीन, स्पेशल मशीन तक जाएंगे, डीसी मशीन होते हुए 3 फेज इंडक्शन मशीन पूरा कंप्लीट करते हुए। अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल मशीन में अपने को पढ़ना क्या क्या है, जरा सही से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ना क्या क्या है। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की हम बात करें सो बेसिकली हमें कितनी मशीन्स पढ़नी है, तो हमें जो पढ़ना है सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स इसलिए क्योंकि सिंगल फेज और 3 फेज दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन, और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, या मैं कह सकता हूं कि इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे। और इंडक्शन मशीन के अंदर हम लोग 2 मशीनें पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज 3 फेज इंडक्शन मशीन, अगेन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डीसी मशीन्स। और डीसी में हम लोग 2 तरह का मशीन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे हम लोग जनरेटर, और दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? मोटर। जनरेटर और मोटर। अगेन हमारे पास एक मशीन और बची रह जाएगी जिसका हम लोग नाम कहते हैं स्पेशल मशीन्स। तो कुल मिला के इतनी चीजें पढ़नी है। और ट्रांसफार्मर भी अपने को 2 तरह का पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स पढ़ना है। बेसिकली मैं कंप्लीट क्या क्या करूंगा, सो आई एम डीलिंग विद द गेट, ESE, AE, JE, all engineering state examinations, सारे इंजीनियरिंग स्टेट एग्जामिनेशंस विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जहां जहां पे आपका मशीन का उपयोग होता है, एंड एज वेल एज PSUs, जहां पे आपके पास PSU है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? द फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद एनालिसिस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, कंक्लूजन, उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच, एंड द फिफ्थ वन इज क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दिस एग्जामिनेशन। जितने भी इन सभी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नाउ बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मशीन। जो लोग यहाँ पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, जो फंडामेंटल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे जरूर देखें। वो एक बेसिक कंसेप्ट है जो डेवलप करता है मशीन्स के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है मशीन को समझने के लिए। सो द चैप्टर नंबर 1 इज ट्रांसफॉर्मर्स। ओके,
ट्रांसफॉर्मर में अभी हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ट्रांसफॉर्मर्स की बात करूं, तो अपने को जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद कुछ चीजें यहां पे आइडियल होंगी जो हम मान के चलेंगे, अभी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्लस इसके साथ हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी, इसी की एफिशिएंसी देखेंगे, लॉसेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन। और द लास्ट वन इज हार्मोनिक्स इन ट्रांसफॉर्मर। सो अगर हम लोग बात करें कि सर एई का क्या सिलेबस है, जेई का क्या सिलेबस है, गेट और ईएससी कैसे डिफर है, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि डिफर कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग है। एई और जेई के लिए डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, एई और जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला चाहिए होगा, प्लस आपका प्रैक्टिस चाहिए होगा, फॉर्मूला और प्रैक्टिस चाहिए होगा। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद फॉर गेट एंड ईएससी, अगर मैं गेट की बात करूं क्योंकि ईएससी थोड़ा सा अप्रोच अलग है, अगर मैं गेट की बात करूं तो क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, समझ तो सभी में चाहिए होगा, बट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा इसका, क्योंकि यहां पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये ऑलरेडी फ्रेम हो चुका होगा कहीं पे, उसको उठा के यहां पे रखा जाएगा। इट मे बी फ्रेम इन गेट, इट मे बी फ्रेम इन ईएससी, सो दे आर जस्ट यहां से निकाल के ये लोग अपने एग्जाम में रख देते हैं। ठीक है ना, यहां पे आपको टोटली नया हैंडल करने को क्वेश्चन मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलेगा, तो इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। नाउ मैं अगर ईएससी की बात करूं, सो ईएससी में अगर मैं प्री की बात करता हूं, फर्स्ट पेपर की मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट पेपर में आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्लस फॉर्मूलास पता है, प्रैक्टिस है आपके पास, अप्रोच मीन्स थिंकिंग अप्रोच तो यहाँ चाहिए ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ऑप्शन के पीछे 3-4 मतलब एक ही ऑप्शंस के कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ी सी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और अप्रोच का एक पैटर्न फिक्स है, जहां पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। रही बात जेई की, तो एई और जेई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना कह सकता हूं लेवल का डिफरेंस है, यहां पे सिलेबस का डिफरेंस है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है और जेई का सिलेबस थोड़ा सा कम है। अब मशीन में एई जेई लगभग क्या बराबरी सिलेबस मान के चलते हैं। सो अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर में सभी को सेम ही पढ़ना है, सभी एई हो या जेई हो या गेट हो, बस अप्रोच अलग अलग है सभी की। नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर से। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम लोग सारी बातें करेंगे, फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पहुंचेंगे, फिर टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर और हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। नाउ देखते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, अगर मैं आइडियल की बात करूं, आइडियल मीन्स क्या कि
हमने ऐसा अजम्पशन किया कि ऐसी चीजें मेरी बननी चाहिए, ऐसी चीजें मेरी होनी चाहिए। एक एक बात ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटीड करके दे रहा हूं। सो मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडियल कंडीशन मीन्स क्या। ट्रांसफॉर्मर में द फर्स्ट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मैं कभी कभी शॉर्ट में एक्सआर लिख दिया करूंगा, तो परेशान ना हो जाइएगा। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि आइडियल क्या चीज होती है, तो आइडियल इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेशंस, एजम्पशंस। एक्सपेक्टेशन एजम्पशंस मीन्स व्हाट, कि सपोज करिए कि कोई आपसे पूछा कि भाई तुम्हें कैसी लड़की चाहिए या तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। सो आप क्या है कि यार खाना अच्छा बनाए, खाना अच्छा बनाए, बनाए या बनाए, दोनों ऐसा मत समझिएगा। खाना अच्छा बनाए, लड़कियां भी दोनों काम कर सकते हैं, लड़के भी दोनों काम कर सकते हैं। किसी के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, या किसी के लिए कोई भी काम स्पेसिफाई नहीं होता है, सबसे पहली चीज। तो ये दोनों के लिए, तो एक अच्छा खाना बनाए, ठीक है, पैसा अच्छा कमाए, पैसा अच्छा कमाए, किसी का ये हो सकता है। कोई कहेगा खाना भी अच्छा हो, पैसा भी कमा रहा हो, देखने में भी अच्छा हो, यानी गुड लुकिंग हो, गुड लुकिंग, ठीक है, गुड लुकिंग भी होना चाहिए। अगेन टाइम भी दे, टाइम भी दे। अगेन फनी हो, फनी हो, है बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हो। तो हो सकता है ये सभी गुण, अच्छा, और एक क्या हो, डिसेंट हो, स्पेलिंग जो भी है, एक क्या हो, डिसेंट हो सकता है किसी के पास ये सभी गुण मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक और कहते हैं खूब शॉपिंग कराए, खूब शॉपिंग कराए, पैसा खूब फेंके, ठीक है। कहने का मतलब है हो सकता है किसी के अंदर ये क्वालिटी मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस क्या हैं, 0%। अच्छा, एक और इंटेलिजेंट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, एक और मैं कह देता हूं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो अगले वाले इंसान में मैच कर रहे हैं कि नहीं, अगले इंसान के अंदर है कि नहीं। तो आप कहें नहीं, ऐसा है कि खाना तो अच्छा बना लेता, पैसा अच्छा कमा लेता, देखने में भी अच्छा है, टाइम भी देता है, थोड़ा सा है, चलो खुश रखता है सभी को, डिसेंट भी है, लेकिन यार ये पैसा बहुत कंजूस है, बचाता है, शॉपिंग नहीं करवाता है। हाँ, और क्या है, इंटेलिजेंट भी है, चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज मात खा गई, मतलब वो आइडियल नहीं रह गया पर्सन, अब आइडियल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा सोचा था कि वो चीज ऐसी होगी। ये सिर्फ पर्सन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होगा, जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि मेरे को एक शर्ट चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसका कलर जो होना चाहिए, कलर जो होना चाहिए वो स्काई ब्लू हो, स्काई ब्लू हो, ठीक है, सिल्क का हो, प्योर सिल्क का हो। और मैं क्या कह सकता हूं कि इसका जो वेट है वो 200 ग्राम से ज्यादा ना हो या 100 ग्राम से ज्यादा ना हो, और बहुत चीप हो, सस्ते रेट में मिल जाए, और मेरे को घर पे ही मिल जाए, घर पे ही मिल जाए, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करूं और घर पे ही मिल जाए, और ऑनलाइन ऑर्डर करने के 1 घंटे के अंदर ही मिल जाए, और कुछ उस पे क्या हो, कुछ उस पे क्या हो, ऑफर भी हो, ऑफर भी हो, अपना बेनिफिट भी मिल जाए, कुछ उसके साथ मिल जाए। तो मैं कहा ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मैं शर्ट खरीद रहा था तो मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ब्लू, स्काई ब्लू शर्ट मिला, सिल्क का था, 100 ग्राम का था, लेकिन बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। फिर क्या हुआ, घर पे भी आ गया, 1 घंटे के अंदर नहीं आ पाया,
एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया और कोई ऑफर नहीं था। मीन्स मैं जो सोचा था कि ये सारा पैकेज एक साथ मिल जाए वो नहीं मिला, तो वो जो मेरी सोच थी वो कैसी थी, आइडियल सोच थी। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैच नहीं करती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं भाई ऐसी, तो वो क्या कहलाती है, प्रैक्टिकल वे में चली जाती है। इसी तरह से मैं ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करता हूं, मैं कहा कि अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में बात करेंगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इससे पहले मैं ये देख लेता हूं, ये जान लेता हूं कि ट्रांसफार्मर है क्या, किस बला का नाम है ट्रांसफार्मर। सो मैं कहा ट्रांसफार्मर क्या है, एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूं, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस बला का नाम है। सो ट्रांसफार्मर किस बला का नाम है, क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर को, तो मैं कहूंगा ट्रांसफार्मर सिंपली एक स्टैटिक डिवाइस है। ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफार्मर मैं लिख रहा हूं, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक electrical device, it compromises the coils, फॉन्ट छोटा तो नहीं हो रहा है, फॉन्ट देखने में सही है, अच्छा छोटा है फॉन्ट, चलिए बड़ा कर देते हैं। It compromises the coils, it compromises, एक क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। सबसे पहले मैं इसे कह रहा हूं एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। It compromises the coils coupled with magnetic circuit, बड़ा कर देते हैं फॉन्ट, magnetic circuit at different voltage levels, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे ये क्या है, मैग्नेटिक कपल्ड है। ठीक है, बात करेंगे नाउ एक और मैं डेफिनेशन कहता हूं, डेफिनेशन ध्यान से फिर लिखिएगा। मैं कहा ट्रांसफार्मर is a static device which interchange, फॉन्ट शायद बड़ा हो गया होगा, which interchange, हाँ ठीक है, which interchange the energy from one port to the another port, एक पोर्ट से क्या करता है, दूसरे पोर्ट में एनर्जी का इंटरचेंज करता है, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के पास टू पोर्ट डिवाइस। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर इज अ टू पोर्ट डिवाइस। अब टू पोर्ट डिवाइस का क्या मतलब होता है, दैट इज एक होगा इनपुट पोर्ट और दूसरा कौन सा होगा, आउटपुट पोर्ट। दो तरह के पोर्ट्स हैं, एक इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो मैं कहा सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मीन्स व्हाट, नो मूविंग पार्ट्स आर
अवेलेबल, इसके पास कोई भी मूविंग पार्ट अवेलेबल नहीं है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें कोई ना कोई एक मूविंग पार्ट अवेलेबल होगा। तो मैं कह रहा हूं ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्टैटिक है। मैं कहा ठीक है। इट कॉम्प्रोमाइज, जिसके पास क्या अवेलेबल है, कॉइल्स हैं कपल्ड विथ, और वो कॉइल कैसे हैं, कपल्ड विथ मैग्नेटिक सर्किट एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। किससे कपल्ड है, मैग्नेटिक सर्किट से एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल। बात करेंगे वोल्टेज लेवल की, सबकी बात करेंगे। जैसे सपोज करिए ये आपके पास कोई एक आयरन कोर है और इस आयरन कोर में मैं कुछ इस तरह से काट दिया है, मैंने इसे मैंने कुछ इस तरह से काट दिया। अब अगर मैंने इसे काट दिया और इसके ऊपर मैं वाइंडिंग को रैप कर देता हूं, इसके ऊपर यहां पे मैंने वाइंडिंग बना दी। ध्यान से सुनिए, समझिए और दिमाग में जाने दीजिए। अगर आपको हड़बड़ी और जल्दी मची है तो आप नहीं सीख सकते। पहले इसे ध्यान से सुनिए। मैं कहा ये पोर्ट नंबर 1 हो गया और ये कौन सा हो गया, पोर्ट नंबर 2 हो गया। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 पोर्ट डिवाइस कहते हैं। अब 2 पोर्ट से कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं देखेंगे, अभी बात करते हैं। मैं कहा अगर मैं यहां पे एक वोल्टेज लगाया तो यहां पे वोल्टेज लगाया तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V1 ऑफ टी मान लेते हैं, यहां से करंट मान लेते हैं I ऑफ टी, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो है तो मेरे को पता चला फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगी भाई, फ्लक्स की डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, ऐसे, जैसे ये मैंने कहा यहां पे नॉर्थ बन रहा है तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में मूव करके ऐसे चलता हुआ आया और अपने पाथ को कंप्लीट कर लिया। तो ये जो फ्लक्स आया ये क्या है, कह रहा है कपल्ड विथ किसके थ्रू, मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू क्या है, कपल्ड है एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल। हाँ बात करेंगे, यहां पे टर्न्स क्या है, यहां पे टर्न क्या है, N1 टर्न है, इसका टर्न जो है N1 है और इसका टर्न कितना है, N2 है। तो यहां पे वोल्टेज V1 है, यहां पे हमारे पास कुछ अगला दूसरा वोल्टेज मिल जाएगा, कुछ V2 वोल्टेज यहां पे ऑब्टेन हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इसकी भी, ठीक है, सारी पोलैरिटी वगैरह की बात करेंगे। बट एक बात समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, कपल्ड है, ठीक है। नाउ दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। कह रहे ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मीन्स देखिए ये वाला कॉइल भी रुका हुआ है, स्टेशनरी पार्ट अवेलेबल है, ये वाला कॉइल भी रुका हुआ है, स्टेशनरी पार्ट अवेलेबल है। मीन्स इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मूव कर रहा हो, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मूव कर रहा हो। तो ये कैसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। नाउ विच इंटरचेंज द एनर्जी का क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। मींस जितना यहां पे एनर्जी है इसको ट्रांसमिट करेगा कहां पे, इस वाले पोर्ट पे, दैट इज फ्रॉम वन पोर्ट टू द अनदर पोर्ट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। अब देखो 2 पोर्ट डिवाइस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर इज अ 2 पोर्ट डिवाइस। 2 पोर्ट का क्या मतलब होता है, जिसके पास इनपुट हो और आउटपुट हो। अब उसमें क्या है, 2 पोर्ट का क्या मतलब है, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे थोड़ा सा रिलायबिलिटी लेना चाहता हूं। आपका डिप्लोमा में कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे या बीटेक में कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, उसका थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा आपसे रिलायबिलिटी लेना चाहता हूं। मैं कहा कि सपोज करिए आपके पास एक डायोड है, अगर मैं इस डायोड के ऊपर यहां पे एक वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज वोल्टेज V, तो मैं कहा इस डायोड को थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक नेचर में देखूं तो ये कुछ इस तरह से है,
this one is P type, this one is N type, and the junction voltage is 0.7 वोल्ट, ऐसा कुछ आता है। मैं कहा अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो जैसे ही जंक्शन वोल्टेज 0.7 वोल्ट पे होगा तो यह अपने आप क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा और इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। ऐसा हम लोग कुछ बात करते थे, और हम लोग बात करते थे ऐसा, यहां पे 0.7 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हुआ और करंट इसमें क्या आ जाएगी, फ्लो कर जाएगी ना। अब यहां पे मैं कंट्रोलिंग क्या कर चुका, डायोड की कंट्रोलिंग खो चुका अपने हाथ से। मींस अब मेरे को अगर इसमें करंट बंद कराना होगा तो इस वोल्टेज को ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी 0.7 से क्या करना होगा, नीचे लाना होगा। ओके, अब मैं कहा कि अगर मैं इससे कंट्रोलिंग खो चुका हूं तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, यहां पे PNP टाइप का एक मटेरियल रख देता हूं, जिसे आप क्या कहते हो, प्यार से ट्रांजिस्टर कहते हो। और यहां पे आप क्या कहते हो, एक वोल्टेज लगाया और यहां से आप क्या ले लेते हो, आउटपुट कुछ ऐसे करके ले लेते हो। ठीक है, यहां से मैं क्या कर दिया, आउटपुट ले लेता हूं। ठीक, तो मैं कहा यहां पे अगर आपके पास एक वोल्टेज है और यहां पे इसे मैं कहता हूं कौन सा टर्मिनल, एमिटर, बेस, और ये कौन सा, कलेक्टर। इसके आने की वजह से, इस टर्मिनल के, बेस वाले टर्मिनल के आने की वजह से यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस वोल्टेज को वेरी करा के, इसकी विड्थ को वेरी करा के इस पे प्रॉपर कंट्रोलिंग रख सकता हूं। तो 2 पोर्ट का एक फायदा हुआ, क्यों, यहां से आपने क्या दे दिया, इनपुट, और यहां से आपने क्या दे दिया, आउटपुट। तो 2 पोर्ट क्या करता है, कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, आपका बहुत सारी चीजें को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर भी ऐसा ही क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है। 2 पोर्ट मीन्स एक आपके पास पोर्ट कौन सा है, इनपुट पोर्ट है, ये आपके पास पोर्ट कौन सा है, इनपुट पोर्ट, और दूसरा पोर्ट कौन सा है, आउटपुट पोर्ट। और इनपुट पोर्ट से एनर्जी को ट्रांसमिट करता है कहां पे, आउटपुट पोर्ट पे, थ्रू द मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट से क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ये आपने लिख लिया कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज और कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे है, थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में जान लिया। अब इसका हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्य को परफॉर्म करता है। तो लिखिएगा हेडिंग, अच्छा इसके अंदर लिख लीजिए, नोट करके एक बात लिखिए, नोट ट्रांसफार्मर हैज नो रोटेटिंग part, hence it is a static device। ये इसके पास कोई भी रोटेटिंग पार्ट अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस। दूसरा नोट लिखिएगा, ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहा हो तो इलेक्ट्रिकल नहीं लिख रहा हूं, एनर्जी, ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम वन पोर्ट टू another port, the frequency remain same। यानी अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की आपने अप्लाई किया है तो दूसरे वाले पोर्ट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, 50 हर्ट्ज की मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे है, ये सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, हिंदी माध्यम में अगर किसी को लिखना है तो मैं बोल देता हूं नोट करके, क्योंकि डेफिनेशन तो इंग्लिश ही रहेगी, डेफिनेटली डेफिनेशन इंग्लिश ही रहेगी। अगर ये सारी बातें किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, तो लिख सकता है ट्रांसफार्मर के पास कोई भी रोटेटरी पार्ट अवेलेबल नहीं
नहीं होता है, नहीं होता है, इस वजह से उसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। दूसरा लिखिएगा नोट में, ड्यूरिंग द इंटरचेंज में, इस वाले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटरचेंज करते वक्त, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटरचेंज करते वक्त फ्रीक्वेंसी दोनों ही पोर्ट पे, दोनों पोर्ट का मतलब इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे, दोनों ही पोर्ट पर सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये कुछ बात मेरे को समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मर कैसा है, कौन सा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अब ये कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है ट्रांसफॉर्मर? तो हेडिंग लिखिए, टास्क परफॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है? सबसे पहला टास्क देखिए, अगर मैं सबसे पहले टास्क की बात करूं तो मैं कहूंगा फर्स्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द आइसोलेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है आइसोलेशन? सपोज करिए कि आपके पास कोई बहुत महंगी डिवाइस है, बहुत महंगी कोई डिवाइस है। सपोज करिए इसका प्राइस है 1000 करोड़, और कभी भी इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर मैं इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो इलेक्ट्रिकल पावर से, तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मैं कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इसमें एक ट्रांसफॉर्मर बांध देते हैं और यहां पे इनपुट पोर्ट लगा देते हैं और यहां पे क्या लगाते हैं, आउटपुट पोर्ट लगा देते हैं। अब यहां देखो, यहां पे आपने इनपुट दिया, यहां पे आउटपुट, इसके उधर आपने किसी डिवाइस को 1000 करोड़ की डिवाइस को बांध रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं रहता है। ये किससे कनेक्ट होता है? मैग्नेटिक कपल्ड है, मैग्नेटिक कपल्ड है। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक दूसरे से मैग्नेटिकली जुड़ा हुआ है, ना कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है। सो लाइट थोड़ी सी भग गई है, थोड़ा सा इश्यू है, कोऑपरेट करिएगा। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या दिया, आइसोलेशन हटा के इसे और अच्छे से लिख देता हूं, क्या? इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, LATION, आइसोलेशन। अब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए कंडीशन ऐसा होना चाहिए, बात ये भी करेंगे, अभी के लिए आप लिख लीजिए क्या कंडीशन होना चाहिए, N1 की वैल्यू N2 के क्या होना चाहिए, बराबर, N1 इज इक्वल्स टू N2। देन ओनली इसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए इतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात करेंगे कि दूसरा काम क्या करता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को घटा देता है, बढ़ा देता है, करंट लेवल को घटा देता है, बढ़ा देता है। करंट लेवल और वोल्टेज लेवल को क्या कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। तो लिखिएगा इट कैन चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज के लेवल को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। कहां पे, इन पावर सिस्टम में अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर लगा के, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जहां पे हम लोग पावर जनरेट करते हैं जनरेटर से,
यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो यहां से हम लोग इसके वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को जैसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करके इसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देंगे। जब यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा के हमने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, पावर सिस्टम में, जो पावर सिस्टम है, तो ये कुछ अपना ये ट्रांसमिशन लाइन था, यहां से ये क्या कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को क्या कर देगा, घटा देगा, जिसकी वजह से I2R लॉस क्या हो जाएगा, इस ट्रांसमिशन लाइन में घट जाएगा। तो पावर सिस्टम में क्या करता है, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और करंट की भी वैल्यू को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो कह रहा है इट कैन चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब चेंज में आपके पास इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी सबसे अच्छी बात, जो तीसरा काम करता है ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, जरा इसे देखिएगा। द थर्ड वन इज, ये इंपीडेंस को मैच करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब ये क्या चीज नया आ गया, बात करेंगे, सब बातें करेंगे। अभी तक तो जो लोग पढ़े हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो खैर नहीं जानते हैं, लेकिन ये क्या नया चीज आ गया। तो एक चीज लिखिएगा, ये लिखिएगा, it can match the impedance of input to the output in electronic circuit की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो मेनली क्या करवाते हैं, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस को मैच करवाते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इंपीडेंस को मैच करा देते हैं। अगर मैं छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं सर्किट थ्योरी का, तो हम लोग कभी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते थे तो कहते थे P मैक्स तब होगा, कब होगा कंडीशन, जब लोड की वैल्यू क्या हो जाए, थेवेनिन के बराबर। जब लोड की वैल्यू क्या हो जाए, थेवेनिन के बराबर हो जाए। उस इलेक्ट्रिक सर्किट से मैं क्या करता था, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके मैं कहता था अब अगर लोड की वैल्यू अगर थेवेनिन के बराबर, यानी वेरिएबल कांस्टेंट लोड आर थेवेनिन की वैल्यू RL के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से वहां पे हम लोगों ने क्या करा है, वेरिएबल लोड को कांस्टेंट के मैं कहा कि अगर थेवेनिन की वैल्यू लोड के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हम लोग क्या कराते हैं, इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस को मैच करवा के हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं। कैसे कराएंगे, आगे सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो इतना परफॉर्मेंस कर रहा है। पहला क्या कर रहा है, पावर सिस्टम में करंट और वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है कि पावर को इंपीडेंस को क्या करा रहा है, मैच करा रहा है। और तीसरा काम क्या कर रहा है, आइसोलेशन कर रहा है। इतनी बातें दिमाग में अभी जाने दीजिए, ये सभी का मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। नाउ मूविंग टू द कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या कंडीशंस हैं उस पर जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मूविंग टू द कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर देखते हैं जरा, चलिए ठीक है। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या कंडीशन है। अगर मैं बात करता हूं आइडियल
ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं बात करता हूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल मीन्स व्हाट, माय एक्सपेक्टेशंस, जो मैं चाह रहा हूं किसी इंसान के अंदर हो, जो मैं चाह रहा हूं किसी मशीन के अंदर हो, जो मैं चाहता हूं कि ऐसी ऐसी चीज अगर अपने पास हो तो भाई मजा आ जाएगा, ऐसा चीज जिसके पास अवेलेबल हो तो आनंद सा आ जाएगा। तो इस सभी चीजों को मैं कह रहा हूं वो कंडीशन कैसा होगा, आइडियल होगा। जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे माइंड और पावरफुल इंसान बन जाऊं, सबसे इंटेलिजेंट, दूर दृष्टि हो, आंख बंद करूं और दूर तक चले जाऊं, ब्लैक होल को पार कर जाऊं। फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता हूं, सारा कोई 5 देश के पास वीटो पावर ना हो, सारी वीटो पावर मेरे पास हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं जो कहूं वही हो। मैं सोच रहा हूं कि कभी कभार ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है, ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूं, कभी कभार नहीं, ऐसा लग रहा है कि अपन ही भगवान है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसा है, आइडियल कंडीशन है। अब उनमें से एक एक बात घटाते चले जाओ, जब एक एक बात घटाओगे तुम प्रैक्टिकल आ जाओगे। जैसे जब आंख बंद किया तो अंधेरा आ गया, हटाओ यार, मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नहीं, मोदी जी से भी क्या हूं, नीचे वाला इंसान हूं। एक मोदी क्या, मैं तो चेयरमैन, नगर पालिका का चेयरमैन से भी नीचे वाला इंसान हूं। उसके बाद उसके और आइए, अपने एक्सपेक्टेशन को तोड़ते चले जाएंगे तो आप कहां चले जाएंगे, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल कंडीशन में। और अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, आइडियल कंडीशन में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है आप वो चीजें नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर भी आप कुछ चीजें जो होंगी वो आइडियल होंगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहा आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा ना आइडियल से, आइडियल से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मैं कहूं, बहुत सारी बुक्स में ऐसी बातें लिखी होंगी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, 10 लाइन लिखी होंगे ऐसे करके। ठीक है, मैं बस आपको एक बात बता रहा हूं, द वन थिंग। लेकिन इस बात को समझने के लिए, इस एक सेंटेंस को, एक दो वर्ड को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है वो जरूर पढ़िएगा, जो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसे जरूर पढ़िएगा, फंडामेंटल्स जरूर पढ़िएगा। तो ये एक लाइन वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। द फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देयर इज नो लॉस, नो लॉस। इसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, नो लॉसेस, कोई भी लॉस ना हो, खत्म। यही एक कंडीशन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, कि उसके अंदर कोई लॉस हो ही ना। अब लॉस कितने तरह का हो सकता है, लॉस ऐसा हो सकता है भाई, देखो दोस्त यहां समझो, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। लॉस कैसा हो सकता है, दिस इज योर कोर, टेढ़ा ही बनता है हर बार। चलिए, तो जो लोग फंडामेंटल पढ़ लिए होंगे उनको ये पता होगा मैं ये वाला क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला फोटो क्यों बना रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैं बनाने को वैसा सिंपल कोर वाला भी डिजाइन कर सकता था, बट मैंने बस ऐसा सिंपल ही ड्रॉ किया है, सिंपल नहीं, ऐसा वाला ड्रॉ किया है। ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि एक के ऊपर एक कोर प्लेट्स लगी हुई हैं, जो क्या करता है, जो पावर, जो एडी करंट लॉस को क्या करता है, कम करता है। इस वजह से इसको ऐसे दिखा रहा हूं मैं। ठीक है,
ओके। दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, एक पार्ट छूट रहा है। ओके, ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मर का कोर। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, कुछ वाइंडिंग को माउंट करता हूं, कुछ वाइंडिंग को माउंट करता हूं। ओके, यहां पे गड़बड़ हो रहा है, वही तो कहूं। This is the exact figure somehow, नहीं ऐसा, ऐसा कुछ। अभी सही बना, ठीक है, ठीक है। यहां से भी हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एक ट्रांसफार्मर का कोर। ये कोर इसलिए ऐसा बनाया गया है, क्यों ड्रॉ किया गया है, क्योंकि कई सारी आयरन के प्लेट ऐसे चिपके हुए होते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, नाउ ये आपके पास आयरन का कोर बन गया। अब इस आयरन के कोर के ऊपर मैं वाइंड करता हूं, क्या, एक वाइंडिंग। ये इनपुट पोर्ट हो गया। मैं कहा ये पोर्ट कैसा है, इनपुट पोर्ट हो गया। यहां पे मैंने ऐसे कुछ एक सोर्स लगा दिया वोल्टेज, जो टाइम वैरिंग है, यानी ये टाइम वैरिंग, टाइम इन वैरिंग आपको फंडामेंटल में मिल जाएगा। यहां पे क्या है, आई ऑफ टी करंट फ्लो कर रहा है। और यहां से मैं क्या ले लेता हूं, एक आउटपुट पोर्ट ले लेता हूं, और इसकी वाइंडिंग कुछ ऐसे कर रखी है मैंने, इसकी वाइंडिंग कुछ ऐसे कर रखी है। ठीक है, नाउ मैं कहता हूं कि अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करता हूं, तो आइडियल कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा नो लॉस हो। नो लॉस का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का, कहीं पे भी कोई भी लॉस ना हो। ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का, कहीं भी कोई भी लॉस अवेलेबल ही ना हो। तो मैं कहा अच्छा, अगर नो लॉस की मैं बात कर रहा हूं, नो लॉस, कोई भी लॉस अवेलेबल ना हो, तो कितने तरह के लॉस हो सकते हैं। अगर आपने वाइंडिंग बांधी है मेरे भाई, तो ये कॉपर की होगी, कॉपर की होगी, और कॉपर के अंदर थोड़ा ना थोड़ा तो रेसिस्टेंस होगा। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट इज आई आर इज इक्वल्स टू जीरो, आर इज इक्वल्स टू जीरो। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज जीरो। अच्छा, उसके बाद में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वाले टर्न और इस वाले टर्न के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो भी कितना हो, जीरो। कोई भी कैपेसिटेंस अवेलेबल ना हो। माने दो प्लेट्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में अगर कभी भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाएगा तो क्या बनेगा, एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन दोनों के बीच में या किसी भी टर्न के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस अवेलेबल ना हो। मगर ठीक है, ये मेरा आइडियल कंडीशन है। देखिएगा मेरी क्या क्या फैंटेसी है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि नो लॉस में भी क्या हो जाएगा, नो लॉस में ही मैं दूसरी बात कहता हूं।
दूसरी बात मैं क्या कहता हूं कि नो कोर लॉस, कोर लॉस, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोर लॉस इज इक्वल्स टू जीरो। कोर लॉस कितना हो जाए? जीरो। अब कोर लॉस अपने आप में ही कौन सा है? हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ये दोनों ही क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि हिस्टेरेसिस लॉस को जीरो करने के लिए, एडी करंट की बात अभी मैं छोड़ दिया, एडी करंट में मान लिया कि इतना पतला पतला इसको काटा हूं कि इसमें करंट घूम ही नहीं पा रही है। जो ये बात नहीं समझ पा रहा है उनसे निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फंडामेंटल को देख लीजिए एक बार आप फंडामेंटल को देख लेंगे, मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि ये सारी बात आपको समझ आएगी। ठीक है, तो मैं कहा कि अगर हिस्टेरेसिस लॉस को, एडी करंट तो मैं कह दिया कि इतना पतला पतला इसको काटा हूं मैं, इतना पतला पतला कि इसकी औकात नहीं है, पूरा घूम जाएगा इसमें, तो कोई आई स्क्वायर आर लॉस नहीं करेगा। बट हिस्टेरेसिस लॉस के लिए क्या बात किया जाए? अब तो ये मटेरियल बन चुका है, और अगर मटेरियल बन चुका है तो ये किससे बना होगा? या तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, या तो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल से। अब फेरो और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में अगर मैं BH कर्व देखूं तो ये कैसा होता है? कोई ना कोई रेस्टोरिंग रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बचा होता है, रेसिडुअल बचा होता है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एरिया बन जाता है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि P हिस्टेरेसिस भी जीरो हो और एडी भी जीरो। अब अगर मेरे को हिस्टेरेसिस को जीरो करना है तो मतलब मैं उसमें बताया था कि हिस्टेरेसिस लॉस को जीरो करने का मतलब एरिया कितना हो जाए? जीरो हो जाए। अगर एरिया बाउंडेड बाय BH कर्व जीरो हो जाए तो, अगर एरिया बाउंडेड बाय BH कर्व जीरो हो जाए तो, अब ये जीरो कैसे होगा? कि मैंने फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा, और फिर जैसे मैं फ्लक्स इंटेंसिटी कम करूं फ्लक्स डेंसिटी भी कम हो जाए, और ये पाथ कैसा हो जाए? सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर पाथ मिल जाए। अगर ये लीनियर हो जाए, यानी ये मटेरियल कैसा मिले? मेरे को इसका BH कर्व कैसा मिले? लीनियर मिले। यानी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि BH कर्व क्या हो? लीनियर। ध्यान रखिएगा, BH कर्व कैसा हो? लीनियर। तीसरी बात, द थर्ड वन इज व्हाट आई एम सेइंग कि पहला तो मैंने कह दिया कि R इज इक्वल्स टू जीरो होगा और नो स्ट्रे कैपेसिटेंस प्रेजेंस बिटवीन द टू टर्न्स, दो टर्न्स के बीच में कोई भी स्ट्रे कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो R की वैल्यू जीरो का मतलब है कि आई स्क्वायर आर लॉस को आपने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया? कोर लॉस को जीरो कर दिया। और तीसरा मैं कहता हूं क्या कहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि थर्ड वाला जो अपने पास वो है, क्या कहते हैं कि अजम्पशन है, वो क्या होना चाहिए? नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स। लीकेज मींस क्या? वो फील्ड लाइंस जो एयर में कूद जाएं। ये आपका खाली स्थान है ना, हवा है, कुछ फील्ड लाइंस, कुछ क्या मैक्सिमम फील्ड लाइंस तो यहां से पास हो गए, जो यहां से हवा में कूद जाएगा, जो फील्ड लाइंस हवा में कूद जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीकेज फ्लक्स। तो कह रहा है नो लीकेज फ्लक्स। अब नो लीकेज फ्लक्स का क्या मतलब है कि भाई ये फ्लक्स जैसे ही यहां पे करंट फ्लो हो, जैसे ही आपने करंट फ्लो करा दिया, वैसे ही क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। और इस फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। मैं कहा ठीक है, ये फ्लक्स का डायरेक्शन अपने को मिल गया कि फ्लक्स इधर से इधर आ गई, फ्लक्स इधर से इधर मूव कर गए, फ्लक्स का डायरेक्शन अपने को मिल गया। मैं कहा फ्लक्स तो इधर चल गया, लेकिन यहां से जो कूद रहा है फ्लक्स ये भी ना कूदे। सपोज करिए एक आधा यहां से कूद गया, एक फील्ड लाइन इधर से इधर आ गई, मैं कहा ये भी ना कूदे, तो इसका मतलब है इसकी परमिएबिलिटी, यानी कोर की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी क्या? दैट इज वैल्यू ऑफ म्यू। कोर की जो परमिएबिलिटी है इट शुड बी इनफाइनाइट,
इसकी परमिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट, अनंत। इतना होना चाहिए कि एक भी फील्ड लाइन को अपने से दूर ना जाने दे, सब कोर के अंदर ही चलाए। मतलब इतना अलाउ करे ये परमिबिलिटी, ये मटेरियल, कि सारे फील्ड लाइंस क्या हो, इस कोर के अंदर आ जाए। इस तरह के मटेरियल का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। तो नो लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि म्यू का एक्सपेक्टेशन कितना है? इनफाइनाइट है। ध्यान रखिएगा, सारी बात मैं एक एक चीज खोल के बता रहा हूं। दैट इज द R इज इक्वल्स टू 0 फॉर द पावर लॉस शुड बी 0। सेकेंड इज द core loss must be 0. It means the BH curve should be linear. No leakage flux. It means the permeability of the material should be infinite. ध्यान रखिएगा, परमिएबिलिटी अगर इनफाइनाइट है मेरे दोस्त, तो एक भी फ्लक्स फील्ड लाइन जो है वो एयर में नहीं कूदेगा। वो एयर में कूद ही नहीं सकता है। सारी फील्ड लाइंस क्या होगी? कोर के थ्रू ट्रेवल कर जाएगी। भाई जब उसको अच्छा वाला रास्ता मिल रहा है, आसान वाला, तो हवा के थ्रू क्यों जाएगा? हवा के थ्रू क्यों जाएगा? एयर की जो परमिएबिलिटी है वो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है। इतना वो अलाउ कर रहा है, जबकि ये कितना अलाउ कर रहा है? अनंत। तो एक भी लाइन इसमें क्यों कूदेगा? एयर में क्यों जंप करेगा भाई? इस एयर में क्यों जंप करेगा? वो क्या कहेगा मेरे को तो इनफाइनाइट परमिबिलिटी से मिल रहा है, मैं इस रास्ते पास करूंगा। यानी मेरा एक्सपेक्टेशन कैसा है कि मटेरियल का जो परमिएबिलिटी हो वो कैसा हो? इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने सिर्फ एक बात बताया, क्या? नो लॉस। ट्रांसफार्मर में कोई लॉस प्रेजेंट हो ही ना। नो लॉस का मतलब I² R लॉस क्या हो? 0। दूसरा क्या मतलब हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट, कोर लॉस कितना हो? 0। और वहां से मेरे को पता चला कि BH कर्व ये कैसा चाह रहे हैं? लीनियर। फिर मेरे को ऐसा पता चला कि ये चाह रहे हैं कोई लीकेज फ्लक्स हो ही ना, तो ये क्या चाह रहे हैं? म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अजम्पशन की दुनिया में जी रहे हैं भाई, आइडियल कंडीशन है, अजम्पशन की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये कंडीशन कैसा है? आइडियल कंडीशन है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। म्यू की वैल्यू क्या हो गया? इनफाइनाइट। नो, ध्यान से समझिए। एक एक स्टेटमेंट लिखिए जरा, एक एक स्टेटमेंट। आइडियल ट्रांसफार्मर में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन आइडियल ट्रांसफार्मर हिंदी में लिखिएगा जो हिंदी माध्यम से है। आइडियल ट्रांसफार्मर के कंडीशन में पहले इंग्लिश में बोल देते हैं फिर हिंदी में बोलेंगे। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर the assumption which is considered is that there is no loss present in the transformer. इंग्लिश में आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, सॉरी हिंदी में, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम यह अजम्पशन करते हैं कि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई लॉस अकर ना हो। अगेन इंग्लिश में लिखिएगा, द डिफरेंट लॉसेस प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर्स are winding loss, core loss and loss due to the leakage flux. हिंदी में लिखिएगा, ट्रांसफार्मर में मुख्यतः तीन तरह के लॉस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट, पहला नहीं, ऐसे लिखिए आगे, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस की वजह से I² R लॉस,
कोर लॉस और लीकेज फ्लक्स लॉस। अब इस तरह से इसको आप बना लीजिएगा, लीकेज फ्लक्स लॉस। अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल है तो मान लिया कि रेसिस्टेंस वाइंडिंग का कितना है, R इज इक्वल्स टू 0 है, हिस्टेरेसिस लॉस यानी कोर लॉस भी कितना है, 0 है। मैंने मान लिया है कि ये मटेरियल का BH कर्व कैसा है, लीनियर है। अब लीकेज फ्लक्स पे मैं बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा लीकेज फ्लक्स पे। आइए जरा लीकेज फ्लक्स पे जरा मैं बात करता हूं। जब मैं कहा कि कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए तो आपने कहा हाँ, तो इसके लिए आपने कंडीशन रख दिया कि सर म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दो आप। मैं कहा हाँ ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दिया सर। मैं कहा कि सर एक बात बताओ, अगर आपने म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दिया तो फाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू कितना, फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन में कितना होता है मेरे भाई, रिलक्टेंस, है ना, रिलक्टेंस। कुछ लोग इसे एस से भी लिखते होंगे, कुछ लोग इसे आर से भी। आर रिलक्टेंस आर वर्ड है, इस वजह से मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत सारी बुक्स में आप जहां पे पढ़े होगे वहां पे एस लिखा होगा या फिर जैसा भी होगा, लेकिन मैं इसे ऐसे वाले आर से, ताकि ये रेसिस्टेंस से अलग रहे, तो इसकी वजह से इसकी पूंछ को बढ़ा दिया और इसके सर को चौड़ा कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, इफ द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस इज व्हाट, द मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर का मीन पाथ लेंथ अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल एंड एरिया ऑफ द कोर। अगर आपने कोर डिजाइन कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि परमिएबिलिटी आप क्या कह रहे हो, इनफाइनाइट कर रहे हो। अगर परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है मेरे भाई तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर रिलक्टेंस 0 है तो फ्लक्स कितना फ्लो करेगा, इनफाइनाइट, मैक्सिमम मान लेते हैं। मतलब कि एक भी फ्लक्स इधर लीकेज नहीं होगा, फ्लक्स तो लीकेज नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी मगर बहुत बड़ी बात, जल्दी आपको ये ना देखने को मिलेगा ना जानने को मिलेगा, बट मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कहा अगर म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है मेरे दोस्त तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू 0 है। आपने कहा ठीक है सर, हाँ रिलक्टेंस तो 0 है, फ्लक्स मैक्सिमम चला गया, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं आया, बहुत अच्छी चीज है, मेरे आइडियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मेरे आइडियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। बट व्हाट फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन एलसी, एलसी मीन्स मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर मटेरियल अपॉन म्यू सी इंटू एसी, area of the core material. This is equals to Ni upon Lc into mu c into Ac। अगर मैं कहता हूं कि यहां से मेरे को I की वैल्यू दीजिए तो आप कहोगे I इज इक्वल्स टू फाई इंटू एल सी अपॉन में N इंटू म्यू सी, और यहां पे आप क्या कर दीजिए AC। फ्लक्स मैक्सिमम चला गया, L लेंथ ऑफ कोर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कोर मटेरियल कांस्टेंट है। आपने क्या किया दोस्त, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसको आपने इनफाइनाइट कर दिया। अगर आपने इसको इनफाइनाइट कर दिया मेरे दोस्त तो इसका मतलब है करंट कितनी बन जाएगी, करंट हो जाएगा 0। इसका मतलब है I की वैल्यू हो जाएगी 0 एम्स। ध्यान से समझिए, 0 एम्स क्या कह रहा है, 0 एम्स कह रहा है कि I की वैल्यू क्या हो गई, 0 दोस्त। अगर I की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब है बिना इस कॉइल में करंट फ्लो किए ही फ्लक्स आ गया, और वो भी इनफाइनाइट। वो भी कैसा, इनफाइनाइट। समझना, मैं कहा कि अगर परमिएबिलिटी आप इनफाइनाइट कर दीजिए कोर मटेरियल का तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, वो मैक्सिमम फ्लो कर जाएगा, दैट इज टेंस टू इनफाइनाइट, और वो भी इतना कि जब आपके पास करंट अवेलेबल ही नहीं है। तो टोटली
अब एक बात बताओ, जब करंट जा ही नहीं रहा तो फ्लक्स कहां से आ जाएगा? यानी आइडियल कंडीशन इज अ टोटली एजम्पशन, मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि कोई करंट आई तो फ्लक्स आया, ऐसे ऐसी चीजें चल रही हैं, मैं ऐसा एजम्पशन मान के चल रहा हूं। तो इसका मतलब है बिना करंट के ड्रॉ किए ही फ्लक्स आ गया फोटो में। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द आइडियल कंडीशन। ओनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे कि पता चला कि ये तो करंट ड्रॉ कर ही नहीं रहा और मैक्सिमम फ्लक्स आ जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके लिखिए, फ्लक्स इज एस्टैब्लिश, फ्लक्स इज एस्टैब्लिश without drawing any current from the source, सोर्स से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों आइडियल कंडीशन पे हम वर्क नहीं करते हैं, क्यों आइडियल कंडीशन पे हम वर्क नहीं करते हैं। इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं रखना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को, तब ये करंट ड्रॉ करेगा। बात समझ में आना चाहिए, ये बात छोटी है मगर बहुत मोटी है। अगर करंट ही 0 हो जाएगा मेरे दोस्त तो फ्लक्स नहीं आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और उससे अच्छी बात और ज़रूरी बात यह है कि हो सके तो पेड़ लगाइए और बिजली बचाइए, हो सके नहीं आप अपना आपका ये कर्तव्य है, इसको फॉलो जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।